अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे, अच्छे से बायोलॉजी पढ़ रहे होंगे। जी स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर फातिमा है और मैं एक MBBS डॉक्टर हूँ। मैं आपको ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम अब स्टार्ट करवाने लगी हूँ। इसको हम वर्ड टू वर्ड लर्निंग करेंगे इंशाल्लाह, एक एक कॉन्सेप्ट को। जिस तरह हमने पिछला चैप्टर मैंने आपको बहुत मज़े से, बहुत इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाया, इस तरीके से ये हम पढ़ेंगे। ठीक है, ह्यूमन फिजियोलॉजी को हम स्टार्ट किए हुए हैं। ह्यूमन फिजियोलॉजी आपको पता है बहुत मज़े की है। ठीक है, बस आपको पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा अगर आप इसको थोड़ा टाइम देंगे और इसको अपने, जब आप मेरी क्लास में आएँ, बस आप अपने लेक्चर को मेरे गौर से सुन लेंगे ना, तो इंशाल्लाह आपको सुनने में बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। जी स्टूडेंट, मैं आपको थोड़ा सा पहले ओवरव्यू दे दूँ कि हमने ना एक चीज़ पढ़ी हुई है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ सेल। ये तो आपको पता ही है ना, ये तो हम 9th क्लास बायोलॉजी से, जब से हमने 9th क्लास बायोलॉजी स्टार्ट की हुई है तब से हम यही बात पढ़ते आ रहे हैं कि सारा ह्यूमन बीइंग जो है वो सेल से मिलके बना हुआ है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ सेल। आपकी पूरी बॉडी सेल से मिलके बनी हुई है। छोटे छोटे सेल ही हैं, ठीक है, जिन्होंने आपकी पूरी बॉडी को बनाया हुआ है। छोटे छोटे सेल हैं, ठीक है, जिन्होंने आपकी पूरी बॉडी को बनाया हुआ है। यही बात है ना, ठीक हो गया। अब एक सेल की अगर मैं बात करूँ, हमने सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस पढ़ा है। आपने क्या चीज़ पढ़ी है कि एक जो सेल होता है ना, वो कैसे ज़िंदगी अपनी गुजारता है। ठीक है, इस सेल ने क्या करना है, ग्लूकोज, ऑक्सीजन की मौजूदगी में ग्लूकोज को तोड़ना है। हर सेल हमारी बॉडी का यही काम करता है। ठीक है, और क्या बनाना है, ATP बनानी है और कार्बन डाइऑक्साइड बनानी है और वाटर बनाना है। यही होता है ना, ATP। इस तरीके से ATP बनती है। और आपको पता है सेल की दुनिया में जो एनर्जी करेंसी है वो ATP है। सेल की दुनिया में जो काम होना है वो ATP की मदद से होना है। ठीक है, जिस तरह के आपकी बॉडी के सारे सेल, मेरे ब्रेन सेल आपके कौन कौन से होते हैं पता है ना आपको, न्यूरॉन्स होते हैं। ये हमने चैप्टर नंबर 3 9th क्लास बायोलॉजी में डिटेल में पढ़ा था। ठीक है, जो आपके न्यूरॉन्स हैं, जो कि ब्रेन सेल हैं, उन्होंने क्या काम करना है, आपको थिंकिंग में आपकी मदद करनी है। जो आप सोच विचार कर रहे हो, जो मैं आपको पढ़ा पा रही हूँ, जो मुझे समझ आ रही है चीज़ों की, ठीक है, ये सारा मेरे ब्रेन सेल्स जो न्यूरॉन्स हैं उनकी बदौलत मुमकिन है और वो ATP की मदद से काम कर रहे हैं। ठीक हो गया। इसी तरीके से मेरे मसल सेल हैं, ये मेरे मसल सेल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं। किसकी मदद से कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कर रहे हैं? ATP की मदद से। ठीक हो गया। तो हर सेल का एक ही मकसद होता है कि वो ATP बनाए। और वो ATP कैसे बनाएगा? ऑक्सीजन की मौजूदगी में उसने ग्लूकोज को तोड़ना है और ATP बना देनी है। ठीक हो गया। हर सेल, आपका ब्रेन सेल है, आपका मसल सेल है, आपका रेड ब्लड सेल है, आपका वाइट ब्लड सेल है, आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, आपके लीवर सेल हैं जिन्होंने बाइल बनाना होता है। पीछे मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 में डिटेल में पढ़ाया, लीवर सेल क्या करते हैं, बाइल बनाते हैं। तो वो भी बाइल बनाते हैं। कैसे बाइल बनाते हैं? उनको एनर्जी चाहिए होगी, फिर ही वो काम करेंगे ना आप। ठीक हो गया। तो वो एनर्जी ATP की सूरत में आती है। इस तरीके से हर सेल आपका काम करता है। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि ये जो सेल है, सेल चलो ठीक है, ऑक्सीजन की मौजूदगी में ग्लूकोज को तोड़ है, ATP बना रहा है, तो ऑक्सीजन सेल के पास कहाँ से आ रही है, ग्लूकोज सेल के पास कहाँ से आ रहा है? अब हमने ये चीज़ डिस्कस करनी है। ठीक हो गया। देखिए, ग्लूकोज का तो आपको पता है हर सेल के पास ना ब्लड वेसल आ रही होती है, उसको ब्लड देने। ये ब्लड वेसल है जिसके अंदर ब्लड है। ठीक हो गया। इस ब्लड वेसल ने क्या करना है, ये जो ब्लड वेसल है, इस ब्लड वेसल को कैपिलरी कहते हैं। आगे अपना चैप्टर नंबर 3 में डिटेल में पढ़ेंगे कि 3 तरह की ब्लड वेसल्स होती हैं, आर्टरीज़ होती हैं, वेन्स होती हैं, कैपिलरीज़ होती हैं। लेकिन जो सेल्स के पास आती हैं ना, वो कैपिलरीज़ होती हैं। क्यों? क्योंकि जो कैपिलरीज़ होती हैं ना, ये ऐसी ब्लड वेसल्स हैं, इनके पास ये सिंगल सेल हैं, ये सिंगल सेल से लाइन है ऐसे करके। ठीक है क्या, इनके अंदर ब्लड फ्लो कर रहा है, तो यहाँ से चीज़ों का एक्सचेंज जो है ना वो आराम से हो सकता है। कैपिलरी के अंदर जो भी चीज़ें इसने आराम से सेल को दे देनी है, और जो सेल से चीज़ें लेनी है ना वो आराम से इसने ले लेनी है। इसलिए यहाँ पे कैपिलरीज मौजूद होती हैं। ये सिंगल सेल है ना, तो चीज़ें आराम से बाहर अंदर जा सकती हैं। क्योंकि अगर खुद ही सोचें, अगर इतनी मोटी दीवार होती मान लो, तो क्या चीज़ें इस तरह बाहर अंदर आ जा सकती, नहीं आ जा सकती थी। इसलिए अल्लाह ताला ने यहाँ पे जो कैपिलरीज रखी हुई हैं वो सिंगल सेल हैं। हर चीज़ में कोई ना कोई लॉजिक आपको मिलेगी। हर चीज़ में अल्लाह ताला की हिकमत है जो अल्लाह ताला ने आपकी बॉडी के अंदर रखी है ना। बस आपको गौर व फिक्र करना है, आपको तदब्बर करना है। जी स्टूडेंट्स, हमें ये तो पता है ना कि जो ग्लूकोज होता है, ये मान लो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, और ये ऑक्सीजन है। अच्छा, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल आपको पता है कहाँ से आ रहे हैं? मैंने खाना खाया, खाना खा के मैंने खाने के बड़े मॉलिक्यूल को छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ा, वो ग्लूकोज में टूट गए, और फिर मैंने स्मॉल इंटेस्टाइन से, याद है आपको, हमने ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन करके उस ग्लूकोज को ब्लड में डाल दिया था। ये वो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल हैं जो ब्लड में फिर रहे हैं और वो ब्लड से सेल्स के पास आ गए। तो ग्लूकोज तो पता है आपको कहाँ से आया है, डाइजेस्टिव सिस्टम से। चैप्टर नंबर 1 जो था डाइजेस्टिव सिस्टम, हमने सारा डिटेल में यही पढ़ा था कि किस तरह आपने खाना जो खाया उस खाने के मॉलिक्यूल्स को अपने ब्लड में डाला, ऐसे ही था ना। तो वही ग्लूकोज सेल के पास आ गया। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है, सेल के पास ऑक्सीजन कहाँ से आई? मैंने अब ये जो सेल के पास ऑक्सीजन कहाँ से आई, इस चीज़ को मैंने डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, सेल को ये जो ऑक्सीजन देने का काम है ना, ये जो ब्लड के अंदर, ठीक है,
सेल के पास जो ऑक्सीजन आई है वो ब्लड से आई है, ब्लड वेसल जो आई है उसके अंदर जो ब्लड है उसके अंदर ऑक्सीजन भी थी, ग्लूकोज मॉलिक्यूल भी थे, उसने ऑक्सीजन दे दी सेल को, ग्लूकोज भी दे दिया सेल को, लेकिन ये ब्लड के अंदर ऑक्सीजन कहाँ से आई? अब मैंने इसको डिटेल में पढ़ना है, ये मैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में डिटेल में पढ़ूंगी, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में, कि इस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन जो घूम रही है वो कैसे आती है। ऑक्सीजन तो ऐसे आती है ना, देखिए मैं सांस लेती हूँ, देखिए मैं हवा अपने अंदर लेके जा रही हूँ, तो जो हवा मेरे अंदर जा रही है ये वो हवा है जिसमें ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ये हवा अंदर गई, लंग्स तक गई, फिर लंग्स से ब्लड में कैसे चली गई, ठीक है। ये मैंने सारा डिटेल में पढ़ना है, हम इसमें यही डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक हो गया जी। स्टूडेंट्स आपकी बुक में वर्ड टू वर्ड देख लेते हो क्या कह रहा है। वो कहते हैं ऑर्गेनिजम्स गेट एनर्जी, ऑर्गेनिज्म को एनर्जी कैसे मिलती है? सेलुलर रेस्पिरेशन के प्रोसेस के ज़रिए से। ये वो प्रोसेस होता है जिसमें आपके सेल ने क्या करना है, ऑक्सीजन की मौजूदगी में ग्लूकोज को तोड़ना है, ऑक्सीजन की मौजूदगी में ग्लूकोज को तोड़ना है और फिर एटीपी बनानी है। ये बात तो आप 9th क्लास में भी पढ़ के आए हैं, याद है आपको? हमने सेलुलर रेस्पिरेशन में एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन पढ़ा था, तो उसी की मैं यहाँ पे डिटेल में डिस्कस कर रही हूँ, ठीक है। वो कहते हैं कि ये वो प्रोसेस होता है सेलुलर रेस्पिरेशन का जिसमें सेल क्या करता है, ग्लूकोज को, ग्लूकोज मतलब फूड के अंदर ग्लूकोज ही है ना, फूड हमारी क्या है, ग्लूकोज। ग्लूकोज को सेल ने क्या करना है, ऑक्सीडाइज करना है। ऑक्सीडाइज करने का क्या मतलब होता है ये मैंने आपको वहाँ पे भी डिटेल में पढ़ाया था, ठीक है। लेकिन एक बात आपने दोबारा समझ लेनी है, 2 प्रोसेस होते हैं, एक प्रोसेस होता है ऑक्सीडेशन और एक होता है रिडक्शन, ठीक है। ऑक्सीडेशन क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल के अंदर ऑक्सीजन ऐड ही हो रही है ना, तो ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन हो रही है। तो वही वो कह रहा है, ये वो प्रोसेस होता है सेलुलर रेस्पिरेशन का जिसमें आप ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन करते हो और फिर क्या करते हो, जब ग्लूकोज को आप ऑक्सीजन की मौजूदगी में तोड़ दोगे तो एनर्जी आपको मिलती है। एनर्जी मतलब एटीपी मिलती है, ठीक है। और ये एटीपी ही इस्तेमाल करेगा सेल और सेल अपने सारे काम कर लेगा, ठीक हो गया। अब वो कहते हैं कि सेल ने क्या किया, फिर आपकी बुक वालों ने कहा हुआ है, मैंने आपको ये ना पूरा सेल मैंने एक बड़ा करके आपको बना के दिखा दिया है, ठीक हो गया। अच्छा, वो कहते हैं कि अब ये जो ग्लूकोज है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये ना एक वेस्ट गैस है, ये हमारे फ़ायदे की नहीं है, ठीक है। ये एक फजूल गैस है, इसको बॉडी से निकाल देना ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि इसका बॉडी में कोई काम नहीं है। तो बॉडी सेल क्या करेगा, ये जो सेल के पास एक ब्लड वेसल आई थी, ये ब्लड वेसल थी ना, ठीक है। सेल के पास ये जो ब्लड वेसल आई जिसने सेल को ऑक्सीजन दी और ग्लूकोज दिया, ब्लड से इस ऑक्सीजन और ग्लूकोज सेल को मिलता है ना, सेल ने ब्लड से ऑक्सीजन भी ले ली और ग्लूकोज भी ले लिया, और इन दोनों को तोड़ के सेल ने एटीपी बनाई और इस एटीपी को सेल ने इस्तेमाल कर लिया अपनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए। मान लो एक ब्रेन सेल है, इसने आपके सोचने समझने का काम करना है, इसने थिंकिंग का काम करना है, डिसीजंस लेने हैं, तो ये ब्रेन सेल इस एटीपी को इस मकसद के लिए इस्तेमाल कर लेगा। या मान लो ये एक मसल सेल है, ये मसल सेल कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स हो जाएगा। या मान लो कोई और सेल है, जो भी इसने काम करना है ना, ये इस एटीपी को इस्तेमाल करके अपना काम कर लेगा। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करेगा सेल कहेगा ये तो एक वेस्ट गैस है, तो सेल कहेगा चलो ये जो मेरी वेस्ट गैस है ना, मैं इस ब्लड में डाल देता हूँ। तो सेल ने ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना इस ब्लड के अंदर डालना शुरू कर देनी है, ठीक है। ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक। तो सेल ने यही वाली जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, इसको दोबारा ब्लड में डालना शुरू कर देना है, ठीक। उस सेल ने क्या किया, इन शॉर्ट वो जो ब्लड इसके पास आया था उस ब्लड से इसने ऑक्सीजन ले ली, ग्लूकोज ले लिया, और जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी जो कि वेस्ट गैस थी, अब सेल के किसी काम का नहीं है, सेल ने उस वेस्ट गैस को पकड़ के उसी ब्लड में डाल दिया, ठीक है। अब वही ब्लड जो है उसमें ये वेस्ट गैस कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है। अब ये जो ब्लड है ना, इसको हम कहेंगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। जब ये ब्लड आया था तब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड था, क्यों? क्योंकि उसके पास ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा थी और वो ऑक्सीजन इसने सेल को दे दी थी, ठीक है। लेकिन जब ये ब्लड जा रहा है, सेल को लीव करके जा रहा है, तो अब इसके पास ऑक्सीजन नहीं है, अब इसके पास कार्बन डाइऑक्साइड ही कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड को हम हमेशा, जब ये कार्बन डाइऑक्साइड ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ना, हम इसको ब्लू से हमेशा शो करते हैं, ठीक हो गया। अब मेरे पास ब्लू कलर नहीं है, लेकिन इसको हमने हमेशा ब्लू से शो करना होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, ठीक हो गया। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो ब्लड होता है जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा होती है। वही वो आपकी बुक में बात कह रहे हैं कि देखो अब सेल ने क्या किया, इस मकसद के लिए ऑर्गेनिजम्स नीड टू कैरी ऑक्सीजन टू द सेल। अब चूँकि सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस करना है जिसमें आपने ऑक्सीजन को ग्लूकोज को तोड़ना है ऑक्सीजन की मौजूदगी में और एटीपी बनानी है, इस मकसद के लिए सेल को ऑक्सीजन चाहिए, ठीक हो गया। वही वो कह रहा है, इस मकसद के लिए सेल को क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए टू द सेल। एंड और जब ये प्रोसेस सेल ने कर लिया, कार्बन डाइऑक्साइड बनी, अब सेल ने क्या करना है, इस कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करना है और रिमूव, ठीक है, एंड टू रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल। और सेल ने क्या करना है, सेलुलर रेस्पिरेशन के प्रोसेस के लिए
जो एक तो ऑक्सीजन ले ली और दूसरा वो जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी उस कार्बन डाइऑक्साइड को सेल से बाहर निकाल के ब्लड में डाल देना है कि ब्लड तुम ये लो, ठीक है, उसी ब्लड में डाल देना है कि ब्लड तुमने जाना ही है, तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट गैस है इसको भी तुम लेते जाओ, ठीक हो गया। सेल ये कहेगा ब्लड को, तो ब्लड कहेगा ठीक है डाल दो मेरे में, मैं एक कार्बन डाइऑक्साइड जो एक वेस्ट गैस है जो तुम्हारे किसी काम की नहीं, मैं उसको ले जाता हूँ, ठीक हो गया। अब लेकिन इस ब्लड को अब हम कहेंगे डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। डी मीन्स नॉट रिमूवल, मैंने आपको बताया था ना डी का मतलब रिमूवल होता है हमेशा, डी मीन्स रिमूवल। ऑक्सीजनेटेड मीन ऑक्सीजन, इस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन नहीं है इसलिए इसको डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ही कार्बन डाइऑक्साइड नज़र आ रही है ना आपको, इसलिए इसको डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। अच्छा जी स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको डायग्राम दिखाए हुए, ये सारी रेस्पिरेटरी सिस्टम की डायग्राम है, ठीक है। इसका थोड़ा हल्का सा ओवरव्यू आपको समझना ज़रूरी है ताकि आपको अगली चीज़ें अच्छी से समझ आ जाएँ। इसमें सबसे पहले ना ये हमने सारा डिटेल में पढ़ना है अभी इसी चैप्टर में, लेकिन अभी मैं आपको हल्का सा ओवरव्यू ये दूंगी कि सबसे पहले जो एयर होती है ना वो एंटर करती है, ये जो आपके यहाँ से एयर हवा अंदर जाएगी, एक एक पार्ट का नाम भी हम पढ़ेंगे, हर एक एक पार्ट को हमने डिटेल से भी पढ़ना है। पहले हवा यहाँ से एंटर करेगी, इस तरह आपके ये वाला जो पैसेज है ना यहाँ से आगे जाती जाएगी जाती रहेगी, इस तरह यहाँ पे चली जाएगी, ठीक हो गया। अब यहाँ पे जब एंटर करेगी ना, ये जो विंड पाइप है, मैंने आपको बताया था पिछले वाले लेक्चर में जब हमने डिटेल में पढ़ा था, हमने कहा था दो रास्ते होते हैं, एक होता है फूड पाइप, एक होता है विंड पाइप। जहाँ से खाना गुजरता है उसको फूड पाइप कहते हैं और जहाँ से हवा गुजरती है उसको विंड पाइप कहते हैं। ये वही विंड पाइप है, ठीक है। देख आप अपने गर्दन में हाथ लगाएं, आपको गर्दन पे हाथ लगाने पे एक ऐसा स्ट्रक्चर नज़र आएगा, हाथ महसूस होगा जो प्लेन नहीं है, जो ऊपर नीचे है, देखें, ठीक है। ये ट्रेकिया आपका, ये विंड पाइप है, यही वो जगह है जहाँ से आपकी हवा गुजरती है, ठीक है। इस ट्रेकिया ने आगे जाना है, आगे जाके दो ट्यूब्स के अंदर टूट जाना है, फिर वो जो दो ट्यूब है ना उनसे मज़ीद आगे वो टूटती रहेंगी, उनके मज़ीद ब्रांचेस बनती रहेंगी, बन बन के बिल्कुल देखें आपको नज़र आ रहा है कितनी छोटी ट्यूब्स बन गई हैं। वो जो बिल्कुल छोटी ट्यूब्स बन गई ना वो मज़ीद एंड पे टूटेंगी और उनके टूटने से ऐसे करके स्ट्रक्चर बन जाएंगे, ठीक है। ये बिल्कुल ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं, ये ऐसे करके, ठीक है, जिस तरह अंगूरों के गुच्छे हों, इसको, ठीक है, इनको एल्व्यूलाई कहते हैं। अभी के लिए आपने बस ये नाम याद करना है, एल्व्यूलाई। अभी जो एल्व्यूलाई होते हैं ना इनके ऊपर अल्लाह ताला ने कैपिलरीज का जाल बिछाया हुआ है। जैसा कि आप मेरा हाथ देख लें, मान लो ये एक एल्वुलस है ऐसे, ठीक है, इसके ऊपर सारा कैपिलरीज का जाल बिछाओ। अच्छा, कैपिलरीज जो होती है ना उनके अंदर ब्लड होता है। कैपिलरीज ब्लड वेसल्स हैं, ये वो ब्लड वेसल्स हैं जिनके अंदर ब्लड होता है। जैसा कि मैं आपको यहाँ पे अगर बना के दिखा दूँ तो ज़्यादा अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, ऐसे करके एल्वेओलस होते हैं, जिस तरह अंगूरों के गुच्छे होते हैं कई, ये एक एल्वेओलस है, दूसरा एल्वेओलस है, तीसरा, चौथा, इस तरह के कई एल्वेओलस होते हैं, पांचवा, ठीक है। ये एक एल्वेओलर डक्ट होती है, हमने डिटेल में पढ़ना है सब कुछ, ठीक है। बस मैं अभी आपको हल्का सा समझाना चाह रही हूँ। अब ये जो एल्वेओलाई है ना इसके अंदर हवा आ रही है ऊपर से, ठीक। ये जो हवा आ रही है ना, जो मैं देखें, अब मैंने सांस अंदर की तरफ लिया, जब आप ऐसे करते हैं एक बार सांस अंदर की तरफ लेते हैं, एक बार सांस बाहर की तरफ लेते हैं, ऐसे ही होता है ना। जब आपने सांस अंदर की तरफ लिया तो जो हवा अंदर की तरफ गई ना, अब वो ऐसी हवा है जिसमें ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा है, उस हवा को कहते हैं ऑक्सीजन रिच एयर। ये वो हवा है जिसमें ऑक्सीजन रिच है, ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा है, ऐसे ही है ना, क्योंकि बाहर आपके इर्द गिर्द हवा में ऑक्सीजन होती है। ये ऑक्सीजन कहाँ से आई? पौधों ने जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस किया था उसमें उन्होंने ऑक्सीजन रिलीज़ की थी, ये वही ऑक्सीजन है जो आपके इर्द गिर्द हवा में होती है। और जब आप सांस अंदर की तरफ लेके जाते हो तो वही ऑक्सीजन रिच एयर आपकी अंदर की तरफ आ जाती है। वो हवा इधर आ गई, आती गई, यहाँ पर वो हवा अल्टीमेटली आ गई है, ठीक हो गया। ये वो सारा रास्ता है जहाँ से हवा ने गुजर के जाना है, एंटर हो के हवा अल्टीमेटली लास्ट पे जो स्ट्रक्चर होता है ना जहाँ पे हवा ने आना है वो ये स्ट्रक्चर है, ठीक हो गया। ये हम डिटेल में भी पढ़ेंगे, उसको आपकी बुक वालों ने बहुत अच्छा बनाया हुआ है। ये देखिए, ये एक स्ट्रक्चर उन्होंने बनाया हुआ है जो मैं आपको भी बता रही हूँ, ठीक है। स्ट्रक्चर को समझना ज़रूरी है अभी, क्योंकि अगला जो उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया हुआ है वो इसी चीज़ का दिया हुआ है। अब इसके ऊपर ना अल्लाह ताला ने कैपिलरीज का जाल बिछा दिया है, ठीक, ऐसे करके कैपिलरीज का इसके ऊपर जाल बिछा हुआ है। अब ये कैपिलरीज वो ब्लड वेसल्स है जिनके अंदर ब्लड फ्लो कर रहा है, ठीक है। ये ऐसे करके ब्लड वेसल्स है जिनके अंदर ब्लड फ्लो कर रहा है। अब ये वो ब्लड है जिस ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा है। वो जो मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट दिया था, क्या कॉन्सेप्ट था, जिसमें वो जो सेल था, जब सेल ने ऑक्सीजन की मौजूदगी में ग्लूकोज को तोड़ा था तो सेल ने क्या बनाया था, याद करें, सेल ने कार्बन डाइऑक्साइड बनाई थी ना, तो फिर सेल ने वो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में डाल दी थी, ठीक है। अब वो ब्लड को हमने क्या कहा था, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। याद आ रहा है आपको? एक एक चीज़ आपने समझनी है, यही सब कुछ आपकी बुक में दिया हुआ है, मैं कोई बात आपने से नहीं कह रही। ये डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है। ये जो ब्लड है ना इसमें कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा है, ये कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड भरा ब्लड है ना ये यहाँ पे फ्लो कर रहा है, यही तो वो ब्लड है जो यहाँ पे फ्लो कर रहा है, ठीक है। इस ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है। और जब बाहर से हवा आ रही है उस हवा के अंदर ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। मुझे क्या करना है, ये जो ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड एक वेस्ट गैस है, मेरे किसी काम की नहीं है, तो मैं क्या करूँगी, जो ब्लड वेसल्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है इसको यहाँ से इधर डाल दूँगी, ये एल्वुलाई के अंदर डाल दूँगी,
ठीक है। ये जो गुब्बारे की तरह स्ट्रक्चर हैं, इनके अंदर खाली जगह है, ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से यहाँ पे चली जाएगी और यहाँ पे ये जो एल्वोलाई थे, गोल गोल स्ट्रक्चर थे, ठीक है, इन एल्वोलाई के अंदर जो हवा थी, उस हवा में ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा थी, वही ऑक्सीजन जो बाहर से आई है, ऑक्सीजन रिच एयर, और वो ऑक्सीजन जो होगी, ग्रीन वाली मैं ऑक्सीजन बना रही हूँ ना, तो वो ऑक्सीजन इस एल्वोलाई के अंदर से इस ब्लड के अंदर आ जाएगी। ठीक हो गया। तो हमने क्या किया, वो जो हमारी वेस्ट गैस थी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, उसको मैंने इसमें डाल दिया, एल्वोलाई, इस एल्वोलाई में डाल दिया, और वो जो ऑक्सीजन वाली ऑक्सीजन गैस है, जो अच्छी गैस है, जो मेरे सेल्स को चाहिए, जिसके लिए मेरे सेल्स तड़प रहे हैं कि मुझे ऑक्सीजन दे दो, ताकि मैं ऑक्सीजन की मौजूदगी में ग्लूकोज तोड़ लूँ और तोड़ के मैं एटीपी बना लूँ और मैं अपने काम कर लूँ, तो वो ऑक्सीजन जो है, अब वो ये जो एल्वोलाई के अंदर खाली जगह है, यहाँ से वो ब्लड के अंदर आ जाएगी। तो इस प्रोसेस को कहते हैं गैशियस एक्सचेंज। आपकी बुक में अभी यही हमने पढ़ना है, ठीक है। गैशियस एक्सचेंज क्या प्रोसेस है? वो प्रोसेस जिसमें वो ऑक्सीजन जो इनहेल्ड एयर के अंदर मौजूद थी, इनहेल्ड एयर क्या है? जो हवा मैं अंदर लेके गई हूँ। देखें, आप हवा अंदर लेके जाएं, जो हवा आप अंदर लेके जा रहे हैं, ये वो हवा है जिसके अंदर ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा है। तो वो जो ऑक्सीजन इनहेल्ड एयर के अंदर मौजूद थी, जो आप हवा अपने अंदर लेके गए, वो ऑक्सीजन ब्लड के अंदर चली जाती है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के अंदर मौजूद थी, ब्लड के अंदर कहाँ से आई थी? वो जो सेल्स ने कार्बन डाइऑक्साइड बनाई थी, जो एक वेस्ट गैस थी, है ना, वो सेल ने कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड में डाल दिया था। वो कार्बन डाइऑक्साइड अब जो ब्लड के अंदर मौजूद है, उसने मूव करना है, कहाँ पे मूव करना है? एयर के अंदर मूव करना है, ठीक है। क्यों मूव करना है एयर के अंदर? ताकि हम उसको एक्सेल कर दे, बॉडी से बाहर निकाल दें। वो हमारे किसी काम की नहीं है, वो एक वेस्ट गैस है, फजूल गैस है, ठीक हो गया। तो ये प्रोसेस जो होता है, इस प्रोसेस को गैशियस एक्सचेंज कहते हैं, ठीक हो गया। समझ आ गई आपको गैशियस एक्सचेंज? अब बुक में भी बिल्कुल यही लिखा हुआ है। अगर आपको ये सारा कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो मैंने एक बात बुक की है, मैंने अपने से कोई बात नहीं आपको बताई। देखें, गैशियस एक्सचेंज ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें ऑक्सीजन एक अच्छी गैस प्रेजेंट इन द इनहेल्ड एयर, वो ऑक्सीजन गैस किसके अंदर मौजूद थी? उस हवा के अंदर मौजूद थी जो आपने इनहेल की थी। जो आप इनहेल क्या होता है? इनहेलेशन, एक्सहेलेशन आगे आप डिटेल में पढ़ेंगे। इनहेलेशन होता है हवा का अंदर लेके जाना, इनहेल इन मीन अंदर, बॉडी के अंदर लेके जाना, ठीक है। और एक्सहेलेशन क्या होता है? एक्सेल, एक्स बाहर निकाल देना, बॉडी से बाहर निकाल देना, ठीक है। तो इनहेल्ड एयर वो एयर है जो बॉडी के अंदर लेके जा रहे हो, सही हो गया। तो ये इनहेल्ड एयर है, सही है। तो ये वो हवा है जो मैं बॉडी के अंदर लेके गई हूँ, और वो ऑक्सीजन रिच एयर है। उस एयर के अंदर ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा था, तो उस ऑक्सीजन का मूव करना, कि वो ऑक्सीजन कहाँ पे मौजूद थी? इनहेल्ड एयर के अंदर मौजूद थी। और इनहेल्ड एयर लंग्स के अंदर गई है ना, ये लंग्स के अंदर है। ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर जो टूट रहे हैं, ये जो मैंने आपको बना के दिखाया ना, लंग के अंदर ही है। देखें, ये देखें, ये वाला स्ट्रक्चर मैंने आपको बना के दिखाया, और ये स्ट्रक्चर बिल्कुल ये छोटू सा स्ट्रक्चर है जो आपको ऐसे नज़र भी नहीं आएगा, माइक्रोस्कोप वगैरह से नज़र आएगा, ठीक है। ये स्ट्रक्चर एल्वोलस लंग के अंदर ही मौजूद है ना। तो वही वो कह रहा है कि इनहेल्ड एयर जो लंग के अंदर मौजूद है, और उसके अंदर जो ऑक्सीजन थी, वो ऑक्सीजन आपकी कहाँ पे मूव कर गई? ब्लड के अंदर मूव कर गई, ठीक हो गया। क्यों ब्लड के अंदर मूव कर गई? वो जो ऑक्सीजन है ग्रीन वाली, वो ब्लड के अंदर मूव कर गई, ताकि वो ब्लड, अब यही ब्लड इन सेल्स के पास जाएगा, ठीक है। और ये सेल्स फिर उस ब्लड में से उस ऑक्सीजन को ले लेंगे, और उस ऑक्सीजन को इस्तेमाल करके ग्लूकोज को तोड़ देंगे और एटीपी बना लेंगे, सही हो गया। और एटीपी से अपना काम करेंगे, ये मकसद था। और दूसरा क्या है, गैशियस एक्सचेंज में क्या होता है? एक तो ऑक्सीजन ब्लड में जा रही है, दूसरा वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो एक फालतू गैस है, वेस्ट गैस है, जो ब्लड के अंदर मौजूद थी, जो मेरे ब्लड के अंदर मौजूद थी, ठीक है, जो सेल्स ने इस्तेमाल कर ली थी और फिर उसको ब्लड में डाल दिया था। अब वो ब्लड के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, जो मुझे नहीं चाहिए, मैंने बॉडी से बाहर निकाल देनी है, उसको उस हवा में डाल दिया जाएगा, ठीक है, टू बी एक्सेल्ड, ताकि उसको बॉडी से बाहर निकाल दिया जाए, ठीक है। उसको क्या किया जाएगा? ब्लड से एयर में मूव कर दिया जाएगा, हवा में, टू बी एक्सेल्ड, ताकि उसको बॉडी से बाहर निकाल दिया जाए। इस प्रोसेस को गैशियस एक्सचेंज कहते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपने अच्छे से देख लेना है। शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन कौन कौन से हैं, उनको मैं आपको ना इससे लिखती जाऊँगी। बल्कि ये चैप्टर नंबर 2 हमने प्रिपेयर ही शॉर्ट क्वेश्चन के लिए करना है, इंपॉर्टेंट बात। जी स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 2 प्रिपेयर कर रहे हैं, और ये इंपॉर्टेंट बात है, आपने देखनी है। इसको हम प्रिपेयर ही शॉर्ट क्वेश्चन के लिए कर रहे हैं। देखिए, इसमें 4 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, कोई कम तादाद नहीं है शॉर्ट क्वेश्चन की, ठीक है। और एक MCQ के लिए हम इसको तैयार करेंगे, इसमें कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं होगा। तो इसमें जो हमने तैयार करना है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए ही तैयार करना है, ठीक है। चलिए हम देख लेते हैं। मैंने आपको बताया ये एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, गैशियस एक्सचेंज, ठीक है। वो कहते हैं गैशियस एक्सचेंज, दोबारा मैं आपको बता दूँ, वो कोई मुश्किल नहीं है, बस वो प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन को आपने मूव करवाना है फ्रॉम इनहेल्ड एयर इनटू ब्लड, ठीक, और कार्बन डाइऑक्साइड को मूव करवाना है फ्रॉम ब्लड इनटू एयर, ठीक है, ब्लड से एयर के अंदर टू बी एक्सेल्ड, ताकि उसको बॉडी से बाहर निकाल दिया जाए।
सही हो गया, बस ये बात है, कोई मुश्किल नहीं है। गैशियस एक्सचेंज क्या होता है, अच्छा वो कहता है ये इस प्रोसेस को गैशियस एक्सचेंज कहा था, और गैशियस एक्सचेंज के लिए ही हम ब्रीदिंग का प्रोसेस करते हैं। ब्रीदिंग क्या है, कुछ भी नहीं है ब्रीदिंग। देखिए आप सांस को अंदर लेके जा रहे हैं, आप ना खुद ही गौर फिक्र करें, एक बार आप सांस को अंदर लेके जाते हैं, अगली बार आप सांस को बाहर निकालते हैं, तो जो सांस को अंदर लेके जाना और बाहर लेके जाना है ना, ये ब्रीदिंग प्रोसेस है। ब्रीदिंग क्या है, सिर्फ सांस लेना, ठीक है। सांस लेना मतलब हवा को अंदर लेके जाना, हवा को बाहर निकालना, बस ये ब्रीदिंग का प्रोसेस है। हवा अंदर लेके जाना, हवा बाहर निकालना, ठीक हो गया बस। और गैशियस एक्सचेंज प्रोसेस और है, ब्रीदिंग और है। ब्रीदिंग क्या है, बस हवा का अंदर लेके जाना और हवा का बाहर जाना, बस। जैसा कि मैं अगर यहाँ पे आपको दिखाऊं तो हवा अंदर जा रही है, हवा बॉडी बाहर निकल रही है, सॉरी ये तो मैंने माउथ दिखा दिया नोज से। हवा अंदर जा रही है, हवा बाहर आ रही है, ये ब्रीदिंग है, बस ये ब्रीदिंग है, ठीक हो गया। गैशियस एक्सचेंज अलबत्ता कहाँ पे होती है, इस लेवल पे होती है गैशियस एक्सचेंज, ठीक है। एल्वुलाई के लेवल पे गैशियस एक्सचेंज का प्रोसेस होता है, जिसमें ऑक्सीजन ने क्या करना है, ब्लड में जाना है, और कार्बन डाइऑक्साइड ने इस एयर के अंदर आना है, ये गैशियस एक्सचेंज है। गैशियस एक्सचेंज और है, ब्रीदिंग और प्रोसेस है, ये याद रखना है आपने। ब्रीदिंग क्या है, वो प्रोसेस है जिसमें एनिमल्स क्या करते हैं, मूव एयर इन, हवा को अपनी बॉडी के अंदर लेके जाते हैं, आउट ऑफ देयर बॉडी, और हवा को बॉडी से बाहर निकाल रहे हैं, बस। देखिए मैं हवा अंदर लेके जा रही हूँ और मैं हवा बाहर निकाली हूँ, तो ये जो प्रोसेस है ना, हवा का अंदर जाना, हवा का बाहर जाना, बस ये ब्रीदिंग है, ठीक है। अब ब्रीदिंग का मकसद क्या है, ब्रीदिंग मैंने क्यों की, ताकि वो हवा मेरी बॉडी के अंदर जाए जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा है, ठीक है। ब्रीदिंग क्यों की जाती है, टू गेट ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर, ताकि वो हवा मेरी बॉडी के अंदर जाए जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा थी और मैं उस हवा से ऑक्सीजन ले लूँ। और दूसरा, मैंने हवा को बाहर क्यों निकाला, ताकि जो मेरी कार्बन डाइऑक्साइड थी मैं उसको रिलीज़ कर दूँ, जो एक वेस्ट गैस है उसको मैं बाहर निकाल दूँ। तो ब्रीदिंग का ये मकसद होता है, ठीक है। वो कहते हैं ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन सेम प्रोसेसेस नहीं है, इंपॉर्टेंट बात है। रेस्पिरेशन तो ये प्रोसेस है ना, सेलुलर रेस्पिरेशन, जिसमें उस सेल ने क्या किया है, ऑक्सीजन इस्तेमाल की और ऑक्सीजन की मौजूदगी में ग्लूकोज को तोड़ा और तोड़ के एटीपी बनाई, और क्या बनाई, कार्बन डाइऑक्साइड बनाई और वाटर बनाया, ये प्रोसेस है रेस्पिरेशन का, ठीक है। जबकि ब्रीदिंग का प्रोसेस क्या है, सिर्फ ये जो पर्सन है, ठीक है जी स्टूडेंट्स, ब्रीदिंग का प्रोसेस क्या है, सिर्फ हवा का अंदर जाना, नाक से हवा जाती है ना, और हवा का बाहर आना, बस सिर्फ ये ब्रीदिंग है, ठीक है। और गैशियस एक्सचेंज का प्रोसेस क्या है कि एल्वुलाई के लेवल पे, ये आपके लंग्स है ना, ऐसे करके लंग्स होंगे, ठीक है। लंग्स के अंदर आप, अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे, लंग्स के अंदर यहाँ पे एंड पे करके छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं जिनको एल्वुलाई कहते हैं। वो एल्वुलाई के ऊपर कैपिलरीज का जाल बिछा होता है, तो ब्लड से ऑक्सीजन का ब्लड के अंदर जाना और कार्बन डाइऑक्साइड का ब्लड से हवा के अंदर जाना, ये प्रोसेस है गैशियस एक्सचेंज का, जो यहाँ पे होता है। 2 प्रोसेस हो गए। तीसरा प्रोसेस सेलुलर रेस्पिरेशन का। सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस हर सेल कर रहा है, हर सेल। तो रेस्पिरेशन क्या है, सेलुलर रेस्पिरेशन को ही रेस्पिरेशन कह रहे हैं, ठीक है। रेस्पिरेशन का प्रोसेस वो प्रोसेस है जिसको सेलुलर रेस्पिरेशन भी कहते हैं, जिसमें हर सेल ऑक्सीजन की मौजूदगी में ग्लूकोज को तोड़ता है और एटीपी बनाता है। तो इस तरीके से 3 प्रोसेसेस हैं जो एक दूसरे से डिफरेंट हैं, इनको आपने कभी भी मिक्स नहीं करना, ठीक है। इसलिए मैं आपको बार बार बता रही हूँ, यही बेसिक चीज़ है, यही कॉन्सेप्ट है। अच्छा, रेस्पिरेशन क्या है, वो कहते हैं रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग की अगर मैं बात करूँ, ये दोनों एक प्रोसेस नहीं है। रेस्पिरेशन एक केमिकल प्रोसेस है। केमिकल प्रोसेस वो होता है जिनमें बॉन्ड्स टूटते हैं। तो रेस्पिरेशन में बॉन्ड ही टूट रहे हैं। क्या बॉन्ड टूट रहे हैं, ग्लूकोज जो है उसको तोड़ा जाता है ऑक्सीजन की मौजूदगी में, तो जो ग्लूकोज है उसके अंदर बॉन्ड्स ही हम तोड़ रहे होते हैं, ठीक है। ये प्रोसेस हमने देखा है जब हम 9th क्लास बायोलॉजी पढ़ रहे थे, ठीक है। ग्लूकोज मॉलिक्यूल के अंदर ऑक्सीजन की मौजूदगी में हम बॉन्ड तोड़ते हैं, केमिकल बॉन्ड तोड़ते हैं, इसलिए इसको केमिकल प्रोसेस कह रहे हैं। जबकि ब्रीदिंग एक फिजिकल प्रोसेस है। ब्रीदिंग के प्रोसेस में मैं क्या कर रही हूँ, सिर्फ हवा अंदर लेके जा रही हूँ, हवा बाहर निकाल रही हूँ, बस। तो वो उसमें कोई बॉन्ड नहीं टूट रहे, इसलिए वो केमिकल प्रोसेस नहीं है, वो एक फिजिकल प्रोसेस है। ये उसने रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में डिफरेंस बताया हुआ है। ये आपसे पूछेंगे, ये एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, बहुत पूछेंगे, ठीक है, कि रेस्पिरेशन में और ब्रीदिंग में फ़र्क बताएं। तो आपने क्या फ़र्क बताना है, आपने एक लाइन लगानी है। मैंने आपको बताया जब भी आपने डिफरेंस लिखना है लाइन लगा के लिखना है। इधर आपने लिखना है ब्रीदिंग, ठीक है, और इधर आपने लिखना है रेस्पिरेशन। फिर आपने लिखना है ब्रीदिंग की डेफिनेशन लिख देनी है, रेस्पिरेशन की डेफिनेशन लिख देनी है। रेस्पिरेशन की क्या डेफिनेशन है, जो सेलुलर रेस्पिरेशन वाली डेफिनेशन होती है कि ये वो प्रोसेस है जिसमें सेल्स ऑक्सीडाइज ग्लूकोज एंड गेट एनर्जी, ठीक है, वो ये रेस्पिरेशन की प्रोसेस, रेस्पिरेशन की डेफिनेशन। और ब्रीदिंग की डेफिनेशन आपने क्या लिख देनी है, ये वाला, ये सारी ब्रीदिंग की डेफिनेशन है। इट इज़ द प्रोसेस इन विच एनिमल्स मूव एयर इन एंड आउट ऑफ द बॉडी, इट इज़ डन टू गेट ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इन इट। ब्रीदिंग की डेफिनेशन होगी। फिर दूसरा आपने डिफरेंस लिखना है, पहला डिफरेंस ये हो गया। दूसरा डिफरेंस आपने लिखना है कि ब्रीदिंग जो है, रेस्पिरेशन जो है, इट इज़ अ केमिकल प्रोसेस। रेस्पिरेशन इज़ अ केमिकल प्रोसेस एंड ब्रीदिंग इज़ अ फिजिकल प्रोसेस। 2 डिफरेंस हो गए।
तीसरा डिफरेंस आपने ये लिखना है कि ब्रीदिंग हेल्प इन गैसेस एक्सचेंज, ब्रीदिंग की वजह से आप गैसेस का तबादला करते हो। अच्छा, ब्रीदिंग क्या थी? अब हवा अंदर लेके जा रहे हो, हवा बाहर निकाल रहे हो, ऐसे ही है ना। अब जब हवा अंदर लेके जाएंगे तभी तो यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस हो पाएगा। हवा अंदर जाएगी तो तभी तो यहाँ पे ऑक्सीजन आएगी और वो ऑक्सीजन फिर यहाँ से ब्लड में जाएगी, ठीक है। तो हवा यहाँ से बाहर निकलेगी तभी तो वो जो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के अंदर मौजूद थी और जो हमने हवा में डाली थी वो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से बाहर निकलेगी। तो ब्रीदिंग जो है, इसलिए वो कहते हैं ब्रीदिंग की वजह से ही आप गैसेस एक्सचेंज कर सकते हो। ब्रीदिंग होगी तो गैसेस का एक्सचेंज होगा, ठीक हो गया। ये आपने तीसरा डिफरेंस ये है। और ठीक है, और वो कहता है गैसेस एक्सचेंज जो होती है इन टर्न हेल्प इन रेस्पिरेशन। पहले क्या होगा? ब्रीदिंग करोगे, ऐसे ही कर रहे हैं ना, आप सांस ले रहे हो, हवा अंदर लेके जा रहे हो, हवा बाहर निकाल रहे हो, अपनी ब्रीदिंग कर ली। जिस तरह कि हम यहाँ पे बात करें, पहले आप ब्रीदिंग कर रहे हो, हवा अंदर लेके जा रहे हो, हवा बाहर निकाल रहे हो, ठीक है। ये ब्रीदिंग हो गई, ब्रीदिंग ख़त्म हो गई। अब क्या होगा? वो हवा इधर जा रही है, इधर तक जा रही है, ठीक है। आगे एल्वोलाई के लेवल पे आ गई। फिर एल्वोलाई में क्या हुआ? वो जो हवा थी उसके अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा थी, यहाँ से ऑक्सीजन ब्लड में चली गई, ठीक है। और ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा थी तो वो कार्बन डाइऑक्साइड हवा के अंदर आ गई। इस प्रोसेस को क्या कहा हमने? गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस का, ठीक है। यही बात है ना। तो इसलिए वो कह रहा है कि ब्रीदिंग हेल्प इन, इसलिए उसने ये लाइन लिखी, ब्रीदिंग हेल्प इन गैसेस एक्सचेंज। ब्रीदिंग हुई तो गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस हुआ, ठीक हो गया। तीसरा वो कह रहा है कि गैसेस एक्सचेंज होती है फिर सेलुलर रेस्पिरेशन होती है। बिल्कुल, गैसेस एक्सचेंज में क्या हुआ? जो आपका यहाँ पे ब्लड था, ब्लड को हम रेड कलर से बनाते हैं, ये आपका ब्लड है, इस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन आ गई है और कार्बन डाइऑक्साइड सारी रिमूव हो गई है, ठीक है। अभी अच्छा ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। इस ब्लड को अब हमने सेल्स के पास ले जाना है, ठीक हो गया। सेल्स के पास ये ब्लड जा रहा है। अब सेल्स क्या करेंगे? इस ब्लड को इस्तेमाल करके इसमें से ऑक्सीजन ले लेंगे, ठीक, और ग्लूकोज भी ले लेंगे जो हमने खाना खाया होगा। तो ऑक्सीजन और ग्लूकोज को इस्तेमाल करके एटीपी बना लेंगे। तो ये प्रोसेस क्या है? सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस है, ठीक। तो सबसे पहले ब्रीदिंग हुई, ब्रीदिंग की वजह से ही गैसेस एक्सचेंज हुई और गैसेस एक्सचेंज की वजह से ही सेलुलर रेस्पिरेशन होती है। तो ये बात वो बता रहे हैं, ठीक है। ब्रीदिंग जो है उसकी वजह से गैसेस एक्सचेंज हुई, फिर गैसेस एक्सचेंज जो है इंटर्न बदले में उसकी वजह से फिर रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस। यही बात उन्होंने डायग्राम में दिखाई हुई है। देखिए ब्रीदिंग क्या है? कुछ भी नहीं है, बस हवा आपके अंदर जा रही है, हवा आपसे बाहर आ रही है, ये ब्रीदिंग है। एयर मूव्स टू द लंग्स, हवा अंदर गई लंग्स तक और हवा आउट ऑफ लंग या लंग से बाहर आ रही है। हवा लंग्स के अंदर जा रही है या हवा लंग से बाहर आ रही है, बस ये प्रोसेस ब्रीदिंग का होता है, ठीक हो गया। गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस होगा उसके बाद, यही बात मैंने बताई ना, ब्रीदिंग के बाद गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस होना है। गैसेस एक्सचेंज के प्रोसेस में क्या होता है? जो हवा के अंदर से ऑक्सीजन थी वो हमने छीन ली है, ऑक्सीजन इज़ टेकन फ्रॉम द एयर। और दूसरा, जो हमारी ब्लड के अंदर गंदी कार्बन डाइऑक्साइड थी उसको हमने हवा में डाल दिया है, जाओ भाई तुम बाहर, ठीक हो गया। तो ये हो गया, ये गैसेस एक्सचेंज होगा। फिर जब गैसेस एक्सचेंज हो जाती है, अब ये हमारा ब्लड है, इस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन भरी हुई है, इस ब्लड ने अब सेल्स के पास जाना है। ऑक्सीजन इज़ ट्रांसपोर्टेड टू सेल, अब ये ऑक्सीजन सेल के पास जाएगी। सेल्स ने क्या करना है? उस ऑक्सीजन को इस्तेमाल करके ऑक्सीडाइज फूड, वो जो ग्लूकोज है जो आपका खाना है उसकी ऑक्सीडेशन करनी है और उसके नतीजे में एटीपी बना देनी है ना। एटीपी और कार्बन डाइऑक्साइड बना देनी है। कार्बन डाइऑक्साइड इज़ प्रोड्यूस्ड, कार्बन डाइऑक्साइड बनानी है और एटीपी भी बनती है, ठीक हो गया। प्लस वाटर बनता है, ये आपको पता है। एटीपी को सेल अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर लेगा, ठीक हो गया। एटीपी बनती है और साथ में वाटर बनता है। अच्छा, अब वो जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी है उस कार्बन डाइऑक्साइड को दोबारा क्या कर दिया जाएगा? ब्लड में डाल दिया जाएगा और ब्लड से दोबारा उसको लंग के पास ले आया जाएगा और लंग से उसको फिर हवा में डाल दिया जाएगा, ठीक है। और फिर हवा से उसको बॉडी से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो इस तरीके से प्रोसेस, तीनों प्रोसेस आपस में इंटर रिलेटेड हैं। इसकी वजह से ये प्रोसेस हो रहा है, इसकी वजह से ये प्रोसेस हो रहा है। तो इसलिए उसने ये चीज़, ये डायग्राम उसने दिखाई हुई है, ठीक हो गया। इस तरह इंशाल्लाह हम अगला लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारा, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए हम पढ़ेंगे, बहुत मज़े से पढ़ेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत मज़े का चैप्टर है। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ रही होगी। अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।